आज का विषय थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। भारतीय संविधान सभा की समितियां। इतने सारे नाम, इतनी सारी समितियां। सच कहूं तो ये लिस्ट देखकर ही थोड़ा डर लगता है कि इन्हें याद कैसे रखा जाए। कंफ्यूज होना तो बनता है। ये कोई 10-20 नाम तो है नहीं। संविधान बनाने का काम इतना बड़ा था कि उसे कई हिस्सों में बांटना पड़ा। बिल्कुल। और हर हिस्से के लिए एक टीम, मतलब एक समिति बनाई गई। बिल्कुल। ये सिर्फ याद करने की क्लास नहीं, बल्कि संविधान की बनावट को समझने की एक कोशिश होगी। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, काम को मुख्य रूप से 8 प्रमुख समितियों, मतलब मेजर कमिटीज, और लगभग 13 छोटी समितियों में बांटा गया था। अच्छा। हर समिति का अपना एक खास काम था। ये एक बड़ी इमारत बनाने जैसा था, जहाँ कोई नींव देख रहा था, कोई दीवारें, कोई बिजली का काम, तो कोई छत। चलिए तो फिर इस इमारत के सबसे बड़े आर्किटेक्ट से शुरू करते हैं। इन नोट्स को देखते हुए एक पैटर्न साफ नजर आता है, और वो जुड़ा है जवाहरलाल नेहरू से। हाँ। इनके लिए एक कीवर्ड दिया गया है, संघ और राज्य। हाँ, और ये सिर्फ एक याद करने की ट्रिक नहीं है। ये उस समय की राजनीति और नेहरू के विजन को भी दिखाता है। अच्छा, वो कैसे? यहाँ बताया गया है कि जिन 3 प्रमुख समितियों के नाम में संघ मतलब यूनियन या राज्य स्टेट्स शब्द आता है, उनके अध्यक्ष नेहरू थे। जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। बिल्कुल। अब इसके पीछे का क्यों समझिए। नेहरू एक बेहद शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। अच्छा। उनका मानना था कि भारत की विविधता को एक साथ रखने के लिए एक मजबूत संघीय ढांचा जरूरी है। तो ये कोई संयोग नहीं था कि केंद्र की शक्तियों, केंद्र के संविधान और केंद्र राज्य संबंधों को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण समितियों का नेतृत्व वही कर रहे थे। मतलब ये समितियां उनके आइडिया ऑफ इंडिया का एक प्रतिबिंब थीं। बिल्कुल सही। वाह। तो ये कीवर्ड सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। अब अगले बड़े नाम पर आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके लिए नोट्स में 2 बड़ी दिलचस्प बातें हैं। पहली, प्रांतीय शब्द। और ये भी उनके जीवन के सबसे बड़े काम से जुड़ा है। हाँ, जैसे ही प्रांतीय संविधान समिति का नाम आए, हमें सरदार पटेल को याद करना है। ये तो सीधा कनेक्शन है, क्योंकि उन्होंने ही 500 से ज्यादा रियासतों और प्रांतों को भारत में शामिल करने का वो लगभग असंभव काम किया था। ये जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर नहीं थी। पटेल को हर रियासत के राजा से बात करनी पड़ी, उन्हें मनाना पड़ा, कहीं कहीं थोड़ी सख्ती भी दिखानी पड़ी। तो जो इंसान देश का नक्शा बना रहा था, स्वाभाविक है कि प्रांतों के संविधान की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर होगी। वो जमीनी हकीकत को सबसे बेहतर समझते थे। और पटेल की से जुड़ी दूसरी ट्रिक तो और भी मजेदार है, सबसे लंबा नाम। इन स्लाइड्स में एक तस्वीर है जिसमें 8 प्रमुख समितियों के नाम लिखे हैं, और एक नाम इतना लंबा है कि बाकी सब छोटे लगते हैं। और ट्रिक ये है कि जिस समिति का नाम सबसे लंबा, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल। इसका नाम लेने में 1 मिनट लग जाता है। सोचिए इस पर काम करना कितना बड़ा काम होगा। क्या नाम था? समिति का नाम था मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। नाम सुनकर ही लगता है कि इसमें तो पूरा देश ही समा गया। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मतलब हर वो वर्ग जिसकी आवाज दब सकती थी। और यही इस समिति की खासियत थी। इसका दायरा बहुत बड़ा था। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता सिर्फ सरकार कैसे चलेगी ये नहीं सोच रहे थे, बल्कि वो हर एक नागरिक के अधिकारों को लेकर कितने चिंतित और सजग थे। ये समिति एक तरह से संविधान की आत्मा लिख रही थी। तो इतनी बड़ी समिति काम कैसे करती होगी? क्या पटेल जी अकेले सब कुछ देख रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, यहीं पर सिस्टम की खूबसूरती दिखती है। अच्छा। इस विशाल सलाहकार समिति के काम को और भी गहराई से करने के लिए इसके अंदर कई उप समितियां बनाई गईं, और हर उप समिति का एक विशेषज्ञ अध्यक्ष था। अच्छा, तो अब हम और गहराई में जा रहे हैं। पहली उप समिति है मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कृपलानी जी एक बड़े गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें इस काम के लिए चुनना ये दिखाता है कि मौलिक अधिकारों को सिर्फ कानूनी नजरिए से नहीं, बल्कि एक नैतिक और दार्शनिक नजरिए से भी देखा जा रहा था। सही बात है। अगली उपसमिति है अल्पसंख्यक उपसमिति। अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। और नोट्स में इसके लिए एक सीधी सी ट्रिक है, M से माइनॉरिटी,
एम से मुखर्जी। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या मुखर्जी को चुनने की कोई खास वजह थी? ये ट्रिक बहुत अच्छी है, लेकिन वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। एच.सी. मुखर्जी न सिर्फ एक विद्वान थे, बल्कि वो भारतीय ईसाई समुदाय के एक प्रमुख प्रतिनिधि थे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। तो एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बनी समिति का अध्यक्ष बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संदेश था। ये सिर्फ बातें नहीं, एक्शन था। मतलब प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा गया था। बिल्कुल। अगली उपसमिति का नाम थोड़ा जटिल है, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के लिए उपसमिति। इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलोई। ट्रिक ये है कि वो असम के पहले मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। और ये ट्रिक हमें बताती है कि संविधान सभा ने क्षेत्रीय विशेषज्ञता को कितना महत्व दिया। सही। दिल्ली में बैठकर कोई उत्तर पूर्व की जटिलताओं को नहीं समझ सकता था। गोपीनाथ बोरदोलोई उस जमीन के नेता थे। वो वहां की संस्कृति, वहां की चुनौतियों को जानते थे। सही बात है। उन्हें ये जिम्मेदारी देना दिखाता है कि संविधान एक साइज सब पर फिट वाला नहीं, बल्कि हर क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा था। और आखिरी उपसमिति थी बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों पर। इसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। या नोट्स में एक बहुत अजीब लेकिन यादगार ट्रिक है, ठोकर मारकर बाहर किया यानी बहिष्कृत किया, तो अध्यक्ष हुए ठक्कर। देखिए, ये ट्रिक शायद थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन ये हमें ए.वी. ठक्कर के काम के महत्व तक ले जाती है। उन्हें प्यार से ठक्कर बापा कहा जाता था। अच्छा। उन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों और दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक समाज सेवक थे। वाह। तो ऐसे इंसान से बेहतर कौन हो सकता था जो बहिष्कृत समझे जाने वाले समाज के अधिकारों की बात करे। वो उस काम के लिए सबसे स्वाभाविक पसंद थे। कमाल है। मतलब हर नियुक्ति के पीछे एक गहरा तर्क था। बिल्कुल। तो हमने देश का ढांचा देखा, प्रांतों को जुड़ते देखा और नागरिकों के अधिकारों पर भी बात कर ली। लेकिन इस पूरी विशाल मशीनरी को, इस संविधान सभा को चला कौन रहा था? कौन तय कर रहा था कि कब क्या होगा, नियम क्या होंगे? अब आप उस इंसान पर आ रहे हैं जो इस पूरे जहाज का कप्तान था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, और स्रोत उन्हें याद करने का एक शानदार तरीका बताता है। उन्हें संविधान सभा के राजा की तरह सोचिए, क्योंकि वो सभा के अध्यक्ष थे। सही। और एक राजा के क्या काम होते हैं? नोट्स के हिसाब से 4 मुख्य काम। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये उनके पद की असल जिम्मेदारियों को दिखाता है। पहला काम संचालन करना, स्टीयरिंग। तो जाहिर है संचालन समिति मतलब स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष वही थे। दूसरा काम नियम बनाना, रूल्स। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी वही थे। और ये दोनों समितियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली थीं। संचालन समिति ये तय करती थी कि सभा में किस मुद्दे पर बहस होगी, कब होगी, कितनी देर होगी। अच्छा। ये एजेंडा सेट करने वाली समिति थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति थी। सही बात है। राजा का तीसरा काम अपने कर्मचारियों को वेतन और वित्त देना, फाइनेंस एंड स्टाफ। तो वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और चौथा काम, एक राजा की तरह देश का झंडा फहराना। सही। इसके लिए एक एडहॉक कमेटी बनी थी राष्ट्रीय ध्वज पर, जिसके अध्यक्ष भी वही थे। यहाँ एडहॉक का मतलब है एक ऐसी समिति जो किसी एक खास काम के लिए बनाई जाती है और काम पूरा होते ही खत्म हो जाती है। अच्छा। तो ये समिति सिर्फ तिरंगे का डिजाइन और उसके नियम तय करने के लिए बनी थी। ये सब काम राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुए, जो दिखाता है कि वो सिर्फ नाम के अध्यक्ष नहीं थे, वो सभा के दिन प्रतिदिन के कामकाज को असल में चला रहे थे। तो अब तक हमने नेहरू जी का, संगराज पटेल जी का प्रांतीय लांबा नाम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राजा वाले 4 काम देख लिए। अब उस समिति की बात करते हैं जिसके लिए शायद किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सही। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है। अक्सर लगता है कि उन्होंने ही पूरा संविधान लिखा, पर अभी हमने देखा कि इतनी सारी समितियां पहले से ही काम कर रही थी। तो प्रारूप समिति का असर काम क्या था? क्या वो सिर्फ बाकी समितियों के काम को कंपाइल कर रहे थे? नहीं, कंपाइल करना बहुत छोटा शब्द होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। बाकी सभी समितियां रिसर्च करके, बहस करके अपनी अपनी रिपोर्ट दे रही थीं। किसी ने मौलिक अधिकारों पर रिपोर्ट दी, किसी ने केंद्र राज्य संबंधों पर। अब सोचिए, इन सब रिपोर्ट्स में कई बातें एक दूसरे के खिलाफ भी होंगी। किसी ने कहा केंद्र को ज्यादा शक्ति दो, किसी ने कहा राज्यों को। सही बात है। प्रारूप समिति का काम इन सभी अलग अलग बिखरे हुए विचारों, सिफारिशों और बहसों को लेकर एक सुसंगत, व्यवहारिक और कानूनी दस्तावेज तैयार करना था। ये आर्किटेक्चर का काम था।
सिर्फ ईंटें जोड़ने का नहीं। मतलब वो 1000 पन्नों की अलग अलग रिपोर्ट्स को लेकर एक 300 पन्नों की किताब बना रहे थे जो सबको मंजूर हो। बिल्कुल। उन्हें हजारों सुझावों, संशोधनों और बिल्कुल विपरीत विचारों के बीच एक सर्वमान्य रास्ता निकालना था। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि संविधान का हर अनुच्छेद दूसरे से मेल खाता हो। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। तो उन्होंने बिखरे हुए संगमरमर को तराशकर एक मूर्ति बनाई। बिल्कुल सही कहा। ये तो हो गई प्रमुख समितियां। लेकिन स्रोत में कुछ और छोटी समितियों का भी जिक्र है जो सुनने में छोटी लगती हैं पर उनका काम काफी बड़ा लगता है। हाँ। जैसे संविधान सभा के कार्यों पर समिति, जिसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, जो बाद में भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। अच्छा। इस समिति का काम बहुत दिलचस्प था। ये समिति ये देख रही थी कि संविधान सभा जो देश का संविधान बना रही है वो साथ साथ देश की संसद के तौर पर भी कैसे काम करेगी। अरे वाह। क्योंकि उस समय देश तो चल ही रहा था। बिल्कुल। कानून बन रहे थे। तो एक ही संस्था दोहरी भूमिका निभा रही थी। ये समिति उसी दोहरी भूमिका के नियम तय कर रही थी। और एक और समिति का नाम मुझे चौंका रहा है, संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति। इसके अध्यक्ष थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो खुद प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? प्रारूप समिति पर भरोसा नहीं था क्या कि एक और समिति उसकी जांच के लिए बनानी पड़ी? ये अजीब नहीं, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं की गंभीरता को दिखाता है। ये भरोसे की कमी नहीं, बल्कि काम को 100% सही करने की जिद थी। अच्छा। इसे आप आज की भाषा में पीयर रिव्यू कह सकते हैं। उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के लिए एक डबल चेकिंग सिस्टम बनाया। एक टीम ने ड्राफ्ट बनाया और एक दूसरी विशेषज्ञ टीम उसे एक बाहरी नजरिए से जांच रही थी ताकि कोई भी गलती या कमी ना रह जाए। ये दिखाता है कि वो इस काम को लेकर कितने ज्यादा सतर्क थे। और एक आखिरी महत्वपूर्ण छोटी समिति थी नागरिकता पर तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष एस वरदाचारी थे। और सोचिए ये समिति कितनी जरूरी रही होगी। देश का बंटवारा अभी अभी हुआ था। हाँ। लाखों लोग यहाँ से वहां जा रहे थे। ऐसे में ये तय करना कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं, ये एक बहुत ही संवेदनशील और तात्कालिक चुनौती थी। सही बात है। इस समिति ने उसी चुनौती का समाधान निकाला। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो संघ राज्य का कीवर्ड हमें नेहरू के विजन तक ले जाता है। प्रांतीय लंबा नाम पटेल जी के एकीकरण के विशाल काम को दिखाता है। राजा वाला तर्क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रबंधकीय भूमिका को उजागर करता है और प्रारूप समिति हमें डॉक्टर अंबेडकर की वास्तुशिल्प प्रतिभा को समझाती है। ये सिर्फ नाम नहीं, ये संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया का खाका है। बिल्कुल। ये समितियां सिर्फ परीक्षा के लिए याद किए जाने वाले तथ्य नहीं है। ये हमें हमारे संविधान की आत्मा तक ले जाती हैं। ये बताती हैं कि हमारे संविधान की नींव में कौन कौन से विचार शामिल थे। एक मजबूत संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्तता, हर व्यक्ति के अधिकार और प्रक्रियाओं की पवित्रता। सही है। ये जानना कि किस चर्चा का नेतृत्व किसने किया, हमें संविधान सभा की प्राथमिकताओं की एक गहरी समझ देता है। सही में इन ट्रिक्स के जरिए हम एक बहुत बड़ी और जटिल कहानी के किरदारों को समझ पाए। और यहाँ मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। स्रोत में उस विशेष जांच समिति का उल्लेख है जो प्रारूप समिति